नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी साहित्य की अंतरा पाठ्य पुस्तक तथा अंतराल पाठ्य पुस्तक के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं, हम उनका एक त्वरित दोहरान करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी प्रकार के आए, हमारा एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद। ये हमारी पाठ्यपुस्तक का पहला ही पाठ है और जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। ये काशी के सुंगनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी दो रचनाएं हमारी पाठ्यपुस्तक में हैं। एक तो है कार्नेलिया का गीत और दूसरा है देवसेना का गीत। और हमें ये ध्यान रखना है कि ये कार्नेलिया का गीत उनकी किस कृति से हैं और देवसेना का गीत उनकी किस कृति से हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो यह देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? कार्नेलिया का गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन 1928 ईस्वी में है, जबकि चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1931 ईस्वी में है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ नाटक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी में। हमने अभी देखा है काशी के सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो हम सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास हैं। पहला है कंकाल, दूसरा है तितली और तीसरा है इरावती। और इनका ये जो इरावती उपन्यास है, यह अधूरा है। आजकल प्रश्न कवि परिचय से भी पूछे जाते हैं, इसीलिए हमें प्रत्येक कवि के विषय में जानकारी पूरी होनी चाहिए ताकि हमारा प्रश्न गलत ना हो सके। देवसेना जीवन में किसको पाना चाहती है? तो देवसेना स्कंदगुप्त को पाना चाहती है। कार्नेलिया किसकी बेटी है? तो कार्नेलिया सेल्यूकस की बेटी है। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्मस्थल कौन सा है? हम देख चुके हैं, इनका जन्मस्थल काशी है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इस पंक्ति में मधुमेह देश किसे कहा गया है? तो मधुमेह देश भारत को कहा गया है। देवसेना का गीत कविता में विहाग शब्द का क्या अर्थ है? और विहाग शब्द का अर्थ है अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गीत। चलिए हम अगले पाठ की तरफ चलते हैं। अगला हमारा पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और निराला जी की हमारे पाठ्यक्रम में सरोज स्मृति है, जो कि सरोज स्मृति उनकी प्रसिद्ध काव्यकृति का ही एक अंश है। सरोज स्मृति निराला की पुत्री सरोज की स्मृति में लिखा गया शोक गीत है। इसका प्रकाशन 1935 माना जाता है तथा यह निराला जी के काव्य संग्रह अनामिका भाग 2, यह 1938 में आया था, में संकलित है। चलिए इसके प्रश्न शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था सूर्य कुमार। सरोज स्मृति कविता केंद्रित है, तो सरोज स्मृति इनकी पुत्री, दिवंगत पुत्री पर है। सरोज इनकी पुत्री है और उसी की मृत्यु के उपरांत इन्होंने यह सरोज स्मृति लिखी थी। और हमें याद रहना चाहिए कि सरोज स्मृति एक शोक गीत है और यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। निम्न में से मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन से हैं? तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी एक रचना आई थी 1916 ईस्वी में
और उस रचना का नाम था जूही की कली। और ये जूही की कली मुक्त छंद में रची हुई पहली रचना मानी जाती है। निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो निराला रचनावली कुल 8 खंडों में प्रकाशित है। निराला जी का जन्म कब हुआ? निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। परंतु निराला जी के जन्म के विषय में भ्रांतियाँ भी है। कई पुस्तकों में इनका जन्म 1897, कहीं 1899 तो कहीं 1896 भी मिलता है। निराला की पुत्री का नाम क्या था? निराला की पुत्री का नाम सरोज था। जूही की कली कविता का प्रकाशन कब हुआ? तो जूही की कली कविता का प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ था। हमारे अगले पाठ का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक, नई कविता के प्रवर्तक कहे जाते हैं। निम्न में से किस साहित्यिक पत्रिका का संबंध अज्ञेय से नहीं है? सैनिक, हंस, विशाल भारत या प्रतीक? तो इनका हंस पत्रिका से इनका संबंध नहीं है। हिंदी साहित्य में सप्तक परंपरा की शुरुआत किसने की? तो हिंदी साहित्य में सप्तक परंपरा की शुरुआत अज्ञेय जी ने की है। अज्ञेय जी ने कुल 4 सप्तक निकाले हैं। इनका पहला जो सप्तक है उसे तार सप्तक कहा जाता है। यह 1943 ईस्वी में आया था। इनका दूसरा सप्तक 1991 में। उसके बाद तीसरा सप्तक यह 1959 ईस्वी में। और चौथा जो सप्तक था यह 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चारों ही तार सप्तकों का संपादन अज्ञेय जी ने ही किया था। यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? हम जानते हैं कि अज्ञेय जी की 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। पहली है यह दीप अकेला और दूसरी है मैंने देखा एक बूंद। तो दीप जो है यह व्यक्ति का प्रतीक है, जबकि अगर हमसे ये पूछ ले कि पंक्ति किसकी प्रतीक है, तो पंक्ति जो है वह समाज की प्रतीक है। मैंने देखा एक बूंद कविता में बूंद किसका प्रतीक है? तो बूंद जो है वह जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञेय का जन्म स्थान कुशीनगर है। अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित किया गया है? तो अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीरा नाम से संकलित किया गया है, जिसके 2 भाग हैं। यह दीप अकेला कविता में समिधा शब्द का क्या अर्थ है? तो यह दीप अकेला कविता में समिधा शब्द का अर्थ है यज्ञ की सामग्री। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, चिंता या परिमल? हम जानते हैं, हम कवि परिचय के अंतर्गत अज्ञेय को पढ़ चुके हैं कि परिमल जो काव्य संग्रह है ये सूर्यकांत त्रिपाठी का काव्य संग्रह है। बाकी जो 3 हैं ये तीनों ही अज्ञेय के हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा है केदारनाथ सिंह, और केदारनाथ सिंह की बनारस कविता हमारी पाठ्यपुस्तक में है। तो बनारस कविता के रचयिता कौन है? तो केदारनाथ सिंह जी। और खाली होता यह शहर, यहाँ शहर शब्द किस नगर के लिए है? तो यह बनारस के लिए है। केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ? तो केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। केदारनाथ सिंह किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? तो केदारनाथ सिंह ने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर
पीएचडी की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। केदारनाथ सिंह को कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इन्हें अकाल में सारस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह के रचयिता हैं, तो इसके संग्रह के रचयिता है केदारनाथ सिंह। दिशा कविता का विषय क्या है? तो दिशा कविता का विषय है बाल मनोविज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। रघुवीर सहाय की कविता हमारे संग्रह में है और वह है, 2 कविताएं हैं, एक तो वसंत और एक है तोड़ो। तो रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? तो रघुवीर सहाय का जन्म हुआ है 1929 ईस्वी में। निम्न में से रघुवीर सहाय का संबंध किस पत्रिका से नहीं है? तो रघुवीर सहाय का संबंध हंस पत्रिका से नहीं है। हंस पत्रिका का संबंध प्रमुख रूप से प्रेमचंद जी से माना जाता है। निम्न में से किस काव्य संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इन्हें लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जैसे बहन दा कहती है, पंक्ति में दा शब्द का अर्थ क्या है? दा शब्द का अर्थ होता है बड़ा भाई। तोड़ो कविता का भाव क्या है? तोड़ो एक उद्बोधन परक कविता है। रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह आप सभी को स्मरण होंगे। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल, हंसो 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 जल्दी हंसो, लोग भूल गए कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। चलिए अगला हमारा पाठ है तुलसीदास। तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना जाता है? हम सभी जानते हैं हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस है। इसी के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सभी भी तुलसीदास जी की ही रचनाएं हैं। तो रामचरितमानस की रचना किन छंदों में की गई है? तो रामचरितमानस की जो रचना है वह दोहा और चौपाई शैली में की गई है। तुलसीदास की रचनाओं में मुख्यतः कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो मुख्य रूप से अगर हम कहें तो तुलसीदास की रचनाओं में अवधी का प्रयोग हुआ है। और अगर पूछा जाए कि किन भाषाओं का प्रयोग हुआ है, तो तुलसीदास जी की रचनाओं में अवधी तथा ब्रज दोनों ही भाषाओं का प्रयोग तुलसीदास जी की रचनाओं में हुआ है। भरत राम प्रेम खंड रामचरितमानस के किस भाग से लिया गया है? तो भरत राम प्रेम खंड यह अयोध्या कांड से लिया गया है। देखी न जाई बिकल महतारी, इसमें महतारी शब्द का क्या अर्थ है? तो महतारी शब्द का अर्थ है माता। एबर बाजी बिलो की, इस पंक्ति में बाजी का क्या अर्थ है? तो बाजी का अर्थ है घोड़ा। अगला पाठ है मलिक मोहम्मद जायसी, इनका नागमती वियोग खंड हमारी पाठ्य पुस्तक में है। यह इनकी प्रसिद्ध कृति पद्मावत के नागमती वियोग खंड से संकलित है। जायसी की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार पद्मावत है। पद्मावत की रचना 1940 में 1540 ईस्वी में मानी जाती है। जायसीकृत पद्मावत की भाषा अवधी भाषा है। और अवधी में भी हमें याद रखना है कि तुलसीदास जी की जो भाषा है, जो तुलसी की भाषा है, वह है साहित्यिक अवधी। जबकि पद्मावत की भाषा, या ये कहेंगे कि जायसी की जो भाषा है, जायसी की भाषा ठेठ अवधी है, अर्थात ग्रामीण अवधी है। जायसी द्वारा रचित 12 मासा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो जायसी द्वारा रचित जो 12 मासा है यह पद्मावत से लिया गया है। 12 मासा में किस नायिका के विरह का वर्णन किया गया है? तो यह नागमती के विरह का वर्णन है। नागमती के विरह की तुलना किससे की गई है? तो चकई और कोकिल से। अगहन देवस घटानिशी बाड़ी, इस पंक्ति में अगहन का क्या अर्थ है? तो अगहन का अर्थ है मार्गशीर्ष। हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से महीने का वर्णन किया गया है।
अगला पाठ है विद्यापति। तो आदिकाल और भक्तिकाल का जो संधि कवि कहा जाता है यह विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति किस राजा के अभिन्न मित्र और राजकवि थे? तो विद्यापति जो है यह मिथिला नरेश शिवसिंह के अभिन्न मित्र और राजकवि थे। विद्यापति की रचना में भक्ति और श्रृंगार की गूंज दिखाई देती है पदावली में। इतिहास में मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध रहे हैं और विद्यापति मैथिल कोकिल जो है वो पदावली से ही प्रसिद्ध हुए हैं। पदावली मैथिली भाषा में रची हुई इनकी रचना है। कहा जाता है कि संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं जयदेव। इन्होंने गीत गोविंद लिखा था। और इसी के आधार पर विद्यापति ने पदावली की रचना की थी और इसी रचना के आधार पर ही इस विद्यापति जी को श्रृंगारी कवि और भक्त कवि दोनों ही प्रकार से कहा जाता है। कुछ कवि इन्हें श्रृंगारी कवि तो कुछ कवि इन्हें भक्त कवि कहते हैं। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ? तो विद्यापति का जन्म मधुबनी बिहार में हुआ था। विद्यापति के पदों में किसकी विरह वेदना व्यक्त हुई है? तो विद्यापति के पदों में नायिका राधा की विरह वेदना व्यक्त हुई है। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो हम जानते हैं कि विनय पत्रिका विद्यापति की नहीं बल्कि तुलसीदास जी की रचना है, बल्कि पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली ये विद्यापति की रचनाएं हैं। अगले हमारे कवि हैं घनानंद। घनानंद रीति काल के, रीति मुक्त धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। और साथ ही इन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। घनानंद किस काल के कवि हैं? तो घनानंद रीतिकाल के हैं। कवि घनानंद किसके दरबार में थे? तो कवि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में थे। कवि घनानंद किससे प्रेम करते थे? कवि घनानंद दरबार की ही एक गणिका सुजान से प्रेम करते थे। घनानंद की काव्य भाषा कौन सी है? तो घनानंद की काव्य भाषा ब्रज है। आना कनी आरसी निहारी बो करोगे कोलो में आरसी शब्द का क्या अर्थ है? तो आरसी शब्द का अर्थ है दर्पण। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो सुजान सागर, विरह लीला और कृपाकंद निबंध ये तो घनानंद की है, जबकि रामचंद्रिका जो है यह केशव दास की रचना है। आगे बढ़ते हैं अब हम गद्य खंड शुरू करते हैं। सबसे पहले है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका एक निबंध प्रेमघन की स्मृति छाया में, प्रेमघन की छाया स्मृति, ये इनका एक प्रसिद्ध निबंध प्रेमघन की छाया स्मृति का अंश है जो इसी नाम से ही हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो हम पढ़ते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का अक्षर स्रोत किस ग्रंथ को माना जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध इतिहासकार आलोचक है जिनमें इनकी प्रसिद्ध कीर्ति का आधार हिंदी साहित्य का इतिहास है जो 1929 ईस्वी में आया था। प्रेमघन की छाया स्मृति किस तरह की रचना है? तो यह एक संस्मरणात्मक निबंध है। यह 1932 ईस्वी में हंस पत्रिका में, या कहें कि हंस पत्रिका की आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी द्वारा रचित चिंतामणि कितने भागों में है? तो शुक्ल जी द्वारा रचित निबंध संग्रह चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित है। प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ में प्रेमघन किस कवि का उपनाम है? तो प्रेमघन बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन बद्रीनारायण चौधरी का ही उपनाम है। यह भारतेंदु काल के एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं।
प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ में मिर्जापुर शब्द का अर्थ क्या लिया गया है? तो मिर्जापुर शब्द का अर्थ लक्ष्मीपुर लिया गया है। अगले हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये हिंदी के प्रसिद्ध भाषाविद, इतिहासकार तथा कहानीकार हैं और निबंधकार हैं। तो प्रारंभ करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी पुरानी बस्ती जयपुर में इनका जन्म हुआ था। निम्न में से कौन सी पत्रिका गुलेरी जी से संबंधित नहीं है? तो माधुरी, मर्यादा, समालोचक या प्रतिभा। तो ये जो समालोचक पत्रिका है ये इनसे संबंधित नहीं है। किस लेखक को इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो गुलेरी जी को इतिहास दिवाकर कहा जाता था। सुमेरिनी के 4 मन के अध्याय में कितने निबंध हैं? तो सुमेरिनी के मन के अध्याय में कुल 3 निबंध हैं। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? शिक्षा, बाल श्रम है, शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र, बाल विवाह या निम्न में से कोई नहीं। तो शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र। ढेले चुन लो निबंध में चोट किस पर की गई है? तो यह निबंध पर अंधविश्वासों पर चोट करता है। बालक बच गया निबंध में प्रधानाध्यापक के बच्चे की उम्र कितनी है? तो 8 वर्ष। बालक बच गया निबंध में बालक ने इनाम में क्या मांगा? लड्डू। फणीश्वरनाथ रेणु, इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि गुलेरी जी है, इनकी 3 कहानियाँ प्रसिद्ध रही हैं। एक तो है बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और तीसरा है उसने कहा था। और उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी कही जाती है। आप सभी इस चैनल पर और भी हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो बने हुए हैं। एक बार परीक्षा के दृष्टिकोण से उन सभी वीडियो को एक बार और सुने, जिसमें से भी काव्यांग विवेचन के 2 वीडियो बने हुए हैं। एक है प्रश्नोत्तर का और एक है जिसमें पूरे का पूरा विस्तृत विवरण दिया गया है। उनसे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, तो आप कृपया एक बार उन वीडियो को दोबारा परीक्षा से पहले ज़रूर सुने। अगले हमारे लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। इनकी कहानी हमारे पाठ्यक्रम में है और कहानी है हमारे संवदिया। तो इसके प्रश्न हैं। सबसे पहले फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ? तो फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु किस शैली के कहानीकार हैं? तो फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार और आंचलिक कहानीकार हैं। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? तो ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक इन्हीं का है, जबकि भाग्यरेखा इनका नहीं है। भाग्यरेखा ये भीष्म साहनी का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास रेणु का है? तो मेला आंचल रेणु जी का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है और ये न केवल रेणु का बल्कि हिंदी का ही सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। संवदिया कहानी किस परिवेश की कहानी है? तो संवदिया कहानी जो है वह ग्रामीण परिवेश की कहानी है। संवदिया कहानी में संवदिया का क्या अर्थ है? जो संवाद को ले जाने वाला हो। संवदिया कहानी में संवदिया का क्या नाम है? संवदिया कहानी में संवदिया का नाम हरगोबिन है। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है मोदियाइन ने। चुप रहे मुँह झोंसे नी मोचिए, यह कथन किसने और किससे कहा है? तो यह कथन मोदियाइन ने हरगोबिन से कहा है। भीष्म साहनी का जन्म कहाँ हुआ? तो भीष्म साहनी का जन्म हुआ था रावलपिंडी पाकिस्तान में। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह बालोपयोगी कहानियों से बालोपयोगी कहानियों से संबंधित है? तो गुलेल का खेल,
भीष्म साहनी के किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी मिला है? तो भीष्म साहनी के तमस उपन्यास पर 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात संस्मरण भीष्म साहनी के किस ग्रंथ से का अंश है? तो यह है आज के अतीत। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात किस तरह की रचना है? तो यह एक संस्मरण है। भीष्म साहनी के बड़े भाई का नाम बलराज साहनी था। भीष्म साहनी के भाई बलराज किस पत्रिका के सह संपादक थे? तो यह नया तालीम पत्रिका के सह संपादक थे। लेखक भीष्म साहनी गांधी जी का प्रथम परिचय इनका गांधी जी से कहाँ हुआ? तो सेवाग्राम में हुआ था। गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे। नेहरू जी से इनका प्रथम परिचय कश्मीर में और यासेर अराफात से इनका प्रथम परिचय हुआ था ट्यूनिस में। हमारा अगला अध्याय है असगर वसाहत। तो शेर कहानी में शेर किसका प्रतीक है? तो शेर एक व्यवस्था का प्रतीक है। पहचान कहानी के आधार पर राजा को कैसी प्रजा पसंद है? तो राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद है। चार हाथ कहानी किसका उजागर करती है? तो मजदूरों का शोषण। साझा कहानी के अनुसार पूंजीपतियों की नज़र किस पर है? तो किसानों की जमीन पर। साझा कहानी में हाथी किसका प्रतीक है? पूंजीपति वर्ग का। जबकि अगर हमें ये पूछा जाए कि साझा कहानी में किसान किसका प्रतीक है? तो किसान शोषित का प्रतीक है। चार हाथ कहानी में मिल मालिक ने अपने फायदे के लिए अंतिम उपाय क्या किए? कि मजदूरी आधी कर दी। अगला है निर्मल वर्मा। तो निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ? निर्मल वर्मा का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ। निम्न में से कौन सा उपन्यास निर्मल वर्मा का नहीं है? तो वे दिन, अंतिम अरण्य और लाल टीन की छत है। जबकि निर्मला उपन्यास इनका नहीं है बल्कि प्रेमचंद जी का है। निर्मल वर्मा के कौन से उपन्यास पर सीरियल तैयार किया गया है? तो रात का रिपोर्टर पर। निम्न में से किस रचना पर निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो निर्मल वर्मा को कव्वे और काला पानी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1985 ईस्वी में। और यह कहानी संग्रह पर मिला हुआ पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था। अब तक 2 कहानी संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। पहला है कव्वे और काला पानी और दूसरा है मोहनदास। जहाँ कोई वापसी नहीं किस तरह की रचना है? तो जहाँ कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत है। जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ किस रचना से लिया गया है? तो यह इनका एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है, धुंध से उठती धुंध, और उसी से यह लिया गया है। जहाँ कोई वापसी नहीं अध्याय में लेखक ने किस स्थान की यात्रा का वर्णन किया है? तो नवागांव। जहाँ कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत की मूल संवेदना क्या है? विस्थापन की समस्या। सिंगरौली का नाम किससे मिलता है? तो श्रृंगावली पर्वतमाला से। अगला है ममता कालिया। शुरू करते हैं। ममता कालिया का जन्म कहाँ हुआ? तो ममता कालिया का जन्म हुआ है मथुरा, उत्तर प्रदेश में। ममता कालिया के कहानी संग्रह का क्या नाम है? तो ममता कालिया का कहानी संग्रह संपूर्ण कहानियाँ 2 खंड। निम्न में से कौन सा पुरस्कार ममता कालिया को नहीं मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया को नहीं मिला है। दूसरा, देवदास कहानी के रचयिता ममता कालिया है। दूसरा, देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का नाम पारो है। दूसरा, देवदास कहानी में लेखिका ने किस परिवेश को केंद्र में रखा है? तो हरिद्वार। गंगापुत्र किसे कहा गया है? तो गंगापुत्र गोताखोरों को। दूसरा, देवदास कहानी के नायक कौन है? तो संभव। और अगर पूछे कि नायिका कौन है? तो पारो। दूसरा, देवदास कहानी में ब्यालू का क्या अर्थ है? तो शाम का भोजन। मन्नू घर नहीं चलना क्या? यह कथन किसका है? तो यह कथन है पारो का। आज हम हमारे अंतिम पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आ गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित है। ये इनका एक निबंध संग्रह भी है और निबंध भी है। तो प्रारंभ करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध इतिहासकार, आलोचक, निबंध संग्रह और उपन्यासकार रहे हैं। प्रारंभ करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। इन्हें किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इन्हें आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भारत सरकार द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। कुटज शब्द निबंध में कुटज का क्या अर्थ है? तो कुटज जंगली पौधा है। कुटज का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो कुटज का प्रतीकात्मक अर्थ है अपराजेय जीवन शक्ति वाला।
आत्मविश्वास वाला और स्वावलंबन वाला, यानी कि उपयुक्त सभी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने भागों में संकलित है? तो ये 11 भागों में संकलित है। द्विवेदी जी का कौन सा निबंध संकलन नहीं है? तो अनामदास का पोथा इनका निबंध संकलन नहीं है। यह इनका उपन्यास है। बाकी अशोक का फूल, आलोक पर्व, कुटज, ये इनके निबंध संकलन है। अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये इनके उपन्यास है। कुटज निबंध में प्रयुक्त स्तबक का क्या अर्थ है? तो स्तबक का अर्थ होता है फूलों का गुच्छा। कुटज निबंध में द्विवेदी जी ने गाड़े का साथी किसे कहा गया है? तो यह कुटज को कहा गया है। आप सभी एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें और साथ ही चैनल पर अन्य जो हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो बनाए हुए हैं, एक बार उन्हें ज़रूर देखें। आपके परीक्षा में वे सभी आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।